कांस्टेंट। अच्छा, तो हम कॉलम्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लॉन्ग कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम, शॉर्ट कॉलम हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब आइडियल कॉलम बेसिकली वो होता है जिसमें आपके पास एक तो एसेंट्रिसिटी नहीं होती, दूसरा वो एक होमोजीनियस मेंबर होता है ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लेकिन हमारे पास इन रियल वर्ल्ड कॉलम्स में इम्परफेक्शंस हो सकती हैं, वो चाहे मटेरियल और फैब्रिकेशन इम्परफेक्शंस हो या उसके अलावा लोड्स की वजह से एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटीज़ भी आ सकती हैं। इसके अलावा बकलिंग का फिनोमेना नॉर्मली जो होता है हम कॉलम में सबसे जो ख़तरनाक फिनोमेना है वो है बकलिंग। अब अगर बकलिंग होती है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उससे गिरने का ख़तरा हो सकता है। सो ये बकलिंग क्या चीज़ है? बकलिंग है lateral deflection that occurs lateral deflection that occurs in column, और it's a sudden instability। और इसके इसको काउंटर करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो, KL/R। इसमें के आपका कांस्टेंट है डिपेंडिंग अपॉन द बेंडिंग कंडीशंस, एल आपका लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ, और आर आपका रेडियस ऑफ जायरेशन है। अच्छा, कॉलम्स में बेसिकली हम तो लाइन से उसको डिनोट करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में उसकी कुछ डायमेंशंस होती हैं। तो वो किस डायमेंशन में उसके बकल होने का ख़तरा ज़्यादा होता है वो भी जानने की ज़रूरत है। तो नॉर्मली जो बकलिंग होती है वो होती है with axis having lowest moment of inertia, bh cube by 12। हम along y axis या along z axis, यहाँ पे बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास ये वाला यूज़ हो रहा है। इसमें हम x ये वाला है, y ये वाला है, z ये वाला है। तो along x और along y और z अगर हम देखें तो वो एक्सिस फेल करेगा जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू कम होगी, ठीक है। मतलब नॉर्मली ये कंसिडर हो रहा होता है, चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। अब along y एक्सिस आपके पास जो b है वो ये डायमेंशन है, h आपके पास ये डायमेंशन है, ठीक है। सो b h³ by 12, ठीक है, b h³ by 12 इसका ये आएगा। लेकिन अलोंग जेड एक्सिस जब आप लेते हैं तो आपके पास ये ऑपोजिट हो जाते हैं, वो h/3/12 हो जाएगा, ठीक है। तो h/3/12 की वैल्यू जो होगी वो एज कम्पेयर टू आई बाई इसकी इससे कम होगी। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट दिस फैक्ट के कहीं पे हमारे पास आगे एक एग्जांपल भी आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है आपके पास इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक है। अच्छा, पीसीआर क्रिटिकल लोड वो लोड है जिसपे मैक्सिमम एक्सियल लोड टू विच कॉलम कैन बी सब्जेक्टेड एंड इट स्टिल रिमेन स्ट्रेट, ठीक है। अगर उससे लोड ज़्यादा होता है, इफ द लोड अप्लाइड इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल लोड, बकलिंग विल अकर, ठीक है। एज इट शोज के पीसीआर पे ये स्ट्रेट होता है क्रिटिकल बकलिंग लोड पे। जैसे ही आपका लोड पीसीआर से बढ़ता है सो इट विल स्टार्ट बकलिंग, ठीक है। अब इसके कैलकुलेशन के हमने पिछले लेक्चर में फार्मूला डिराइव किया था ये वाला, ठीक है, दिस पर्टिकुलर फार्मूला विच डिपेंड, ये एन जो है बेसिकली आपकी सपोर्ट कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब ये अगर आपके पास पिन कनेक्शंस है, मिड ब्रेसिंग है या थर्ड पॉइंट ब्रेसिंग है तो ये डिफरेंट उस पर डिपेंड करता है। अब ये हमने ये वाला फार्मूला डिराइव किया था क्रिटिकल बकलिंग लोड के लिए, ई आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर और एल ई स्क्वायर। अब एल ई क्या चीज़ है वो डिपेंड करता है यहाँ पे बेसिकली आपका रेडियस ऑफ जायरेशन पे और इस सपोर्ट कंडीशंस पे कि सपोर्ट कंडीशंस क्या है। अगर सपोर्ट कंडीशन फिक्स्ड एंड है तो फिर क्या एल ई की वैल्यू होगी, एल ई की वैल्यू बेसिकली फिर L/2 हाफ हो जाएगी, 0.5 रहती है के की वैल्यू। इसी तरह अगर पिन कनेक्शन है तो क्या होगा, अगर आपके पास वन एंड फिक्स है दूसरा एंड फ्री है, या फिर क्या कंडीशंस होंगी। तो हमारे पास मतलब के की वैल्यू डिफाइंड होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये एग्जांपल आता है
लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जांपल, आसानी से हो जाएगा। एग्जांपल कहता है कि 7.2 मीटर लॉन्ग A36 स्टील, ठीक है, A36 स्टील है हमारे पास, स्टील ट्यूब हैविंग क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर बी यूज पिन एंडेड कॉलम। ठीक है, ये पिन एंड कनेक्शन है इसके, तो मतलब के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी 0.7। ठीक है, डिटर्मिन द मैक्सिमम, बल्कि के की वैल्यू वन होगी, सॉरी, पिन एंड बोथ एंड स्पिन अगर हो हमारे पास तो के की वैल्यू वन होती है, 0.7 नहीं होती। डिटर्मिन द मैक्सिमम अलाउेबल लोड द कॉलम कैन सपोर्ट, हमारे पास ई की वैल्यू उसने दे दी है, ई की वैल्यू है 200 गीगा पास्कल। आई हम फाइंड करेंगे, इसका आई कैसे फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला है पाई T4/64। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप करेंगे इन आउटर डायमीटर का करेंगे, उसमें आप पाई D4/64 में आप फार्मूला वैल्यू पुट करेंगे आउटर डायमीटर की, फिर पाई D4 D ⁻4/64 करेंगे। ठीक है, तो उससे आपके पास इनर डायमीटर, इनर बेसिकली आई आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे इस पाइप का आई है वो किसके बराबर है, आई आउटर माइनस आई इनर, आई नेट इज इक्वल टू आई आउट माइनस आई इनर, इनर डायमी आउटर डायमीटर का आई माइनस इनर डायमीटर का है, हमारे पास आई आ जाएगा उससे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने यही किया हुआ है बेसिकली। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 7.2 लेंथ, आई कैलकुलेट कर लेंगे, ई की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास पी सी आर आ जाएगा। दिस इज द पी सी आर 18.69 न्यूटन, आपके पास लोड आ जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बी योर क्रिटिकल बकलिंग लोड। अब ये दूसरा एग्जांपल है जिसमें हम देखेंगे कि मे बी इसमें आई, अभी देखें आई एक्स और आई वाई दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो वी विल सी कि किस के अलोंग ये क्रिटिकल है, बकलिंग किस एक्सिस के अलोंग हो सकती है। A36 स्टील W200x46 member shown is used as a pin connected member connected column. Determine the largest axial load it can support before it either begins to buckle or it or the steel yields. ठीक है, steel yields। अच्छा, the column cross sectional area and moment of inertia are a क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें गिवन है, ठीक है, ए, और आई गिवन है, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस दोनों हमें गिवन है। इसके अलावा हमें और क्या डेटा गिवन है, उसमें है यील्ड स्ट्रेस 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास है ई की वैल्यू जो कि है 200 गीगा पास्कल। अच्छा, अब इसका लेट मी जस्ट मूव दिस, ये चीज़ मुझे, अच्छा, पीसीआर का हमारे पास जो फार्मूला है हमें बताया गया ये पिन एंड कनेक्शन है, सो द टोटल लेंथ विल बी, जितना लेंथ है उतना ही लेंथ यूज होगा। ठीक है, 4 मीटर इसकी लेंथ है टोटल। सो लेट अस सी, पीसीआर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई और एल स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला। इसमें हम ई की वैल्यू 200 इन 10 9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा आई की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, इसमें हमने कौन सी आई पुट की है, जो इन दोनों में से कम है, ये 45.5 है, ये 15.3 है। ठीक है, सो वी विल यूज आई वाई, बिकॉज आई वाई इन दोनों में से कम है, सो वी विल यूज आई वाई। इट्स इसको कहते हैं माइनर एक्सिस या इसको वीक एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, सो इसका वीक एक्सिस है आई वाई के अलावा। तो हमने आई की वैल्यू पुट की, ठीक है, और उसके बाद हमने कन्वर्ट किया इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, दिस इज कन्वर्जन बेसिकली ये। ठीक है, और फिर उसके बाद
4 मीटर उसकी लेंथ हो गई। तो वी पुट द वैल्यूज इन दिस प्लग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन एंड व्हाट वी गेट, हमारे पास आ गया कि अच्छा व्हेन फुली लोड द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कॉलम इज, हमारे पास ये पीसीआर आ गया और हमारे पास एरिया गिवन है। तो हमने सिग्मा सी आर क्रिटिकल स्ट्रेस निकालना था। ठीक है, तो मतलब आपके पास, अच्छा ये मीटर स्क्वायर जी, कौन हाथ अनम्यूट करे खुद को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर एक तो ये फार्मूला है ना, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल स्क्वायर, एक वो दूसरा फार्मूला था जो एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर वाला, वो कब यूज होगा? वो भी आगे जब हम स्लेंडरनेस मालूम करेंगे तो तब यूज होगा। ठीक है, उसमें तो एक्चुअली सर क्या डिफरेंस है, हमें क्या पता चलेगा कि हमने ई यूज करना है या वो? उसमें आई नहीं होगा ना, उसमें आई अच्छा, आई को बेसिकली हम रिप्लेस आई करते गिवन। हैं, आई को हम रिप्लेस करते हैं किससे, बेसिकली आपके पास जी जो सर। रेडियस ऑफ आ, जनरेशन है वो आ, आर कहाँ से आता है, वो ए आई, डिवाइड आई और बाई ए ए है आर ना। स्क्वायर। हाँ इधर से आता है हाँ ना। तो सर। जब अगर जी हम सर। अगर हमारे पास गिवन डेटा में आई ऑलरेडी मौजूद है, सो व्हाई वी नीड टू गो फॉर आर देन। जी सर। ठीक है, आर की फिर हमें हाँ। ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके सर। वरना कर भी सकते हो आप। समझ आ गया सर। ठीक है। सो सर मैंने क्या हुआ है सर, पिछले जो आपने क्वेश्चन किए थे ना वो मैंने किया था, तो फिर उसके आंसर अलग आ रहे थे ना। अच्छा अलग आ रहे थे। इस यस सर, इस फार्मूले से अलग आता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है लेकिन फिर भी डिफरेंस आता है सर। वो एक्चुअली कैलकुलेशन में मतलब लाइक सिग्निफिकेंट फिगर्स में आगे पीछे डिफरेंस होगा। मुझे नहीं लगता डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि ये मैथमेटिकल जी सर। डिराइवेशन है सारी, एक से ओके दूसरा सर, निकलता है जब एक आई दूसरे। गिवन होगा तो फिर हम वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, मतलब अपनी कंडीशंस के हिसाब से आपने क्वेश्चन को देखना है, फॉर्मूले तब यूज करने हैं ना। ठीक है, जिस ओके तरह सर। की ठीक कंडीशंस है हों। ठीक है, थैंक। अच्छा, सो हमने क्रिटिकल स्ट्रेस निकाला, मतलब उस स्ट्रेस, इस स्ट्रेस पे कॉलम बकल करेगा। ठीक है, सो मतलब इससे स्ट्रेस से ज़्यादा हुआ तो कॉलम बकल करेगा बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज द क्रिटिकल स्ट्रेस। सिंस दिस क्रिटिकल स्ट्रेस एक्सीड्स, बेसिकली देखें ये हमारे पास 320 आया। ठीक है, तो हमने ये चेक करना था कि ये कॉलम बकल कर चुका है, इसमें बकलिंग पहले आएगी या यील्डिंग पहले आएगी। तो उसकी जो बेसिकली यील्ड है ना, यील्ड स्ट्रेस है, वो क्या है, 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस लोड डिटरमिन फ्रॉम सिंपल कंप्रेशन। हम तो मतलब इसमें यील्डिंग पहले होगी, बकलिंग से पहले ही यील्डिंग आ जाएगी। तो हम जो वो लोड निकालेंगे जिस पे ये फेल करे, चाहे बकलिंग के दो फेलियर के दो सोर्सेज हैं हमारे पास, या ये बकल करेगा, ठीक है, इट विल बकल और इट विल यील्ड, दो दो फेलियर हो सकते हैं। तो अब हमने ये चेक करना था बेसिकली कि या यील्ड फर्स्ट करेगा या बकल पहले करेगा। तो बकलिंग लोड जो है, सिंस यील्डिंग लोड से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि यील्ड पहले करेगा ये लोड किसी। तो हमने जो स्ट्रेंथ निकालनी है इसकी, मतलब जो मिनिमम मैक्सिमम लोड निकालना है कि जिस पे ये फेल करेगा, वो हम यील्ड क्राइटेरिया से निकालेंगे। तो उसमें हमने क्या किया, 250 हमारे पास एरिया था, दिस इज द स्ट्रेस, द स्ट्रेस एंड पी हमने मालूम करना है। सो हमने क्या किया, एरिया, दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए। तो हमें ऑलरेडी अलावेबल स्ट्रेस गिवन है, तो इधर हमने 250 रिप्लेस किया, इधर पी मालूम करना है हमने, और एरिया हमें गिवन था। तो वी डिड फाइंड दिस पर्टिकुलर पी, मतलब अगर इससे पी ज़्यादा होता है तो द स्टील विल स्टार्ट यील्डिंग। पहले हमने ये चेक करना था, मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि पहले आप ये चेक करें कि ये यील्ड करेगा या फेल, यील्डिंग में फेल करेगा या बकलिंग में फेल करेगा। तो हमारे पास जो इसकी रिजल्ट्स आए उसमें ये शो हुआ कि ये यील्ड पहले करेगा, क्योंकि यील्डिंग स्ट्रेस हमारे पास कम है एज कम्पेयर टू बकलिंग स्ट्रेस। तो उससे हमने फिर पी निकाल लिया। अच्छा, दिस इज एग्जाम्पल 3। इसमें एक्चुअली एक और कॉन्सेप्ट आता है,
ब्रेसिंग और अनब्रेसिंग का। ठीक है, अगर कॉलम आपका ब्रेस्ड है या अनब्रेस्ड है, तो इस यहाँ पे W150x24 स्टील कॉलम इज यूज्ड, इज 8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इसकी लेंथ जो है, टोटल लेंथ, दिस इज 8 मीटर लॉन्ग। इट इज, इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड बाय ब्रेसिंग इट अबाउट वाई वाई एक्सिस, मतलब वाई वाई एक्सिस के अलोंग इसको ब्रेस किया गया। ठीक है, सो दिस इज द वाई वाई एक्सिस ब्रेसिंग अक्रॉस वाई वाई एक्सिस। ठीक है, अबाउट वाई वाई एक्सिस आप ये कह सकते हैं। वाई वाई एक्सिस आपका ये वाला है, तो अबाउट वाई वाई एक्सिस मतलब ये है कि इस तरफ से इसको ब्रेस किया गया। अच्छा, सेकेंडली, हाँ, अच्छा, और बताया गया है, पहले ये बताया गया कि यहाँ पे जो कंडीशंस आपकी सपोर्ट कंडीशंस है यहाँ पे और यहाँ पे, वो है फिक्स कंडीशन। ठीक है, अब ये जो ब्रेस किया गया है उसकी उसकी क्या कंडीशन है, इट इज पिन कनेक्टेड, यहाँ पे ये पिन कनेक्टेड है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कैलकुलेशन आगे करेंगे तो ये एक सपोर्ट बनेगा जिसमें ये फिक्स एंड होगा। ठीक है, जिसमें एक ये फिक्स एंड होगा, और फिर यहाँ पे अगर हमने 4 मीटर ब्रेस लेंथ लेनी है तो यहाँ पे ये पिन कनेक्टेड हो जाएगा। तो फिर के की वैल्यू उस हिसाब से चेंज होगी। जब हम एक एक उसके लिए करेंगे उसमें के की वैल्यू चेंज आएगी, फिर इसमें के की वैल्यू चेंज होगी। सो यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना होगा हमें। डिटर्मिन द लोड इट कैन सपोर्ट such that the column does not buckle nor the material exceeds the yield stress। ठीक है, yield stress से भी ज़्यादा ना हो और बकल भी ना करें, मतलब दोबारा वही कंडीशन है कि हमने पहले चेक करना है कि कितने लोड पे ये बकल कर रहा है, और फिर देखेंगे कि उस बकलिंग लोड से क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो स्ट्रेस क्या सिग्मा यील्ड से ज़्यादा है या नहीं। ये 410 जो है वो है सिग्मा यील्ड, यील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली इसकी है। हमारे पास स्टील का जो हमने ई लेना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो है 200 गीगा पास्कल। यील्ड स्ट्रेस हमें गिवन है 410 मेगा पास्कल। आई एक्स हमें गिवन है 13.4, आई वाई हमें गिवन है 1.83। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लेंगे 3060 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब हमने चेक करना है कि इफेक्टिव लेंथ किसका कितना आता है। So the buckling behavior is different about x and y axis due to bracing. So buckled shape for each case is shown as this. Y axis के along जो buckling होगी वो इस किस्म की होगी। ठीक है, मतलब लाइक ऊपर से जो लोड इसको बकल करने की कोशिश करेगा और इसका रिएक्शन फोर्स इसको बकल करने की कोशिश करेगा, वो कुछ इस तरह का शेप, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेस्ड है। ठीक है, और ये वाला पर्टिकुलर जो एक्स एक्सेस के अलोंग जो बकलिंग होगी वो किस तरह होगी, वो नॉर्मल बकलिंग की तरह होगी। ठीक है, यहाँ फिक्स कनेक्शन, यहाँ फिक्स कनेक्शन, यहाँ फिक्स कनेक्शन, यहाँ पिन कनेक्शन, फिर यहाँ पिन कनेक्शन, और फिर यहाँ फिक्स कनेक्शन। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। सो द इफेक्टिव लेंथ फॉर फैक्टर फॉर बकलिंग अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी। अच्छा, वी हैव 9 मिनट्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन, तो ये सवाल कर लेते हैं, मतलब ये जगह हल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सो के की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 0.5, बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड फिक्स्ड यहाँ पे। ठीक है, तो और लेंथ कितनी हुई, 4 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ कितना है, 4 मीटर। फिर हमने देखा फॉर बकलिंग अबाउट वाई वाई एक्सिस, जहाँ पे ब्रेसिंग हमने प्रोवाइड की हुई है, तो 1 फिक्स्ड एंड 1 पिन एंड, सही है। ठीक है, और इसके साथ साथ चूंकि ब्रेस्ट लेंथ भी डिवाइड बाय 2 हो गई है, मिड हाइट पे था ये ब्रेसिंग मिड हाइट पे हमने प्रोवाइड की थी, सो 8/2 यहाँ से आया। ठीक है, 8/2, so दिस इज मिड हाइट ब्रेसिंग। सो 4 मीटर ऊपर हो जाएगा, 4 मीटर नीचे हो जाएगा। हमारे पास इस फार्मूले से जो लेंथ आई है इफेक्टिव, वो है 2.8 मीटर। अच्छा, अब हम दोनों कैलकुलेट करते हैं कि उससे हमारे पास क्या स्ट्रेंथ्स आती हैं। ठीक है, पी सी आर इफ वी यूज 13.4, ठीक है,
or effective length of 4, or PCR along y-axis if we use moment of inertia along y-axis and the effective length along y-axis. ठीक है, तो हम इसमें वैल्यूज प्लग इन करते हैं, ई की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी, ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है उसकी भी सेम रहेगी, बाकी यहाँ पे इसमें चेंज आएगा और यहाँ पे चेंज आएगा। सो जो एल ई एक्स हमने फाइंड किया वो यहाँ पे आ जाएगा 4 मीटर, और फ्रॉम द डेटा द आई एक्स इज 13.4, ठीक है। इस उसमें एक्चुअली मिलीमीटर पावर 4 में दिया था, यहाँ पे मीटर पावर 4 में कन्वर्ट किया, तो ये जरा -6 इसलिए आया है उधर। उधर से जब आप कन्वर्जन करते हैं यूनिट्स की तो ये कन्वर्ट होके अगर मीटर पावर 4 में लिखना है तो फिर ये इस तरह आएगा। तो हमारे पास पी सी आर आई उससे 1653 किलो न्यूटन, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग ये स्ट्रॉन्ग है। फिर हमने वाई एक्सिस के अलोंग चेक की, क्योंकि वाई एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी काफ़ी कम है, 13 वर्सेस 1.83, 1.83 इज़ वेरी लो। सो उसकी वजह से क्या हुआ, ऑल द इफेक्टिव लेंथ भी रिड्यूस हुआ है, लेकिन अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इतना कम है तो ये भी हो सकता है कि जो ब्रेस्ट अलोंग ब्रेस्ट लेंथ है वो भी मतलब लाइक कम करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर भी ये वाई के अलोंग ही मे बी चांसेस है कि ये वाई के अलोंग फेल करेगा, ठीक है। सो द क्रिटिकल लोड अलोंग वाई एक्सिस इज 460.8 किलो न्यूटन, अलोंग एक्स एक्सिस इट इज 1653.2 किलो न्यूटन। सो मतलब दिस इज क्रिटिकल एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। So we will select this particular value and not this one. So by comparison, buckling will occur along y axis. So इसके बाद area of cross section is 3060 mm square, ठीक है, area of cross section हमें given था, so average compressive stress the column will be हमने y वाला यूज किया इसमें और एरिया उससे यूज किया। अब देखें कि हमारे पास ये 150.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया इसकी वैल्यू, मतलब अगर लोड कॉरिस्पॉन्डिंग टू दिस क्रिटिकल लोड जो हम निकालेंगे तो वो 460 किलो न्यूटन ही होगा। लेकिन अच्छा, अब since this critical load is less than this critical stress is less than sigma y, so buckling will occur before the material yields। तो अगर हम उसको बकलिंग के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बना लें तो फिर हम मटेरियल यील्ड की तरफ आएंगे, लेकिन चूंकि बकलिंग इसमें गवर्निंग फिनोमेना है, क्योंकि बकलिंग पहली हो रही है क्योंकि सिग्मा वाई आपके पास कम है, ठीक है। सो दिस मीन्स के हमारे पास बकलिंग पहले होगी, तो हम क्रिटिकल जो है उसके अगेंस्ट डिज़ाइन करेंगे, इसको क्रिटिकल बकलिंग के अगेंस्ट डिज़ाइन करेंगे। ओके, सो अभी मैं दूसरा लेक्चर लिंक आपको सेंड करता हूँ, उस पर आप लोग ज्वाइन करें और ये यहाँ पे फिनिश करते हैं ये सेशन।